इम्प्लांट एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है टूथ रिप्लेसमेंट, मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट की। ये इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट है जो कि टाइटेनियम धातु से बना होता है। इसको हम एक सर्जरी के थ्रू बोन में प्लेस करते हैं। 6 मंथ्स पे आपको रेगुलर चेकअप कराना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, किड्स के लिए भी एंड एडल्ट के लिए भी। 6 मंथ रेगुलर चेकअप वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। आपको पहले रेडनेस होती है, स्वेलिंग आती है, तो इससे बचने के लिए आप हर 6 मंथ पे आप डेंटिस्ट के पास जाइए, क्लीनिंग कराइए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका HPL न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रज्ञा मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपने अपना कीमती समय मिल गया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बात रखने का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा। मेरी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय 39GC वाराणसी से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन BDS मैंने भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज भोपाल से किया है। अभी मैं अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ, प्रज्ञा डेंटल क्लिनिक, जो कि गौर सिटी सेंटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो मैम आपको कितना टाइम हो गया अभी तक, कितना एक्सपीरियंस हुआ? मैंने अपनी इंटर्नशिप 2015 में कंप्लीट की थी। मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वैसे मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी, बट अपनी क्लिनिक मैंने 2022 में ओपन की। तो मैम अभी तक कौन सा ऐसा बहुत कॉमन केस है जो आप देखते हो, मतलब ऐसे कौन से केसेस आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं? मेरे क्लिनिक पे अभी बहुत ज़्यादा केसेस, बड़ों में तो मैं बताऊँ तो स्टेन्स के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लाग स्टेन्स मीन्स की क्लीनिंग के केसेस। और बच्चों में कहूँ तो बच्चों में आपको चाइल्डहुड केरीज जो है, कैविटी के केसेस जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे। बच्चों में 3-4 ईयर्स में बच्चों के केसेस आ रहे हैं क्लिनिक्स में। जैसे आपने बताया चाइल्डहुड केरी, हाँ, चाइल्डहुड केरी होती क्या है, मतलब कैसे प्रिवेंट होती है, कैसे? इसमें क्या होता है कि आजकल पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बच्चे क्या है कि बॉटल फीडिंग आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं। बॉटल फीडिंग या मदर फीडिंग आप जो भी कह लो, सोते टाइम बच्चे जो है दूध पीते पीते ही सो जाते हैं। उससे क्या होता है, माउथ में जो सलाइवा होती है उसमें जो बैक्टीरियाज होती हैं वो आपके दांतों पे कैविटी फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरा ये कहना है जो पेरेंट्स हैं उनसे कि आप जब बॉटल फीडिंग या मदर फीडिंग आप कराते हो तो बच्चों को जो है माउथ क्लीनिंग या माउथ रिंस बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उनका माउथ रिंस कपड़े से करा सकते हो। कपड़े को फिंगर्स में कवर करके आप उसको बच्चे के दांतों को क्लीन कर सकते हो। और नहीं तो अगर बच्चा बड़ा है, अगर वो माउथ रिंस कर सकता है तो आप उसको कुछ भी खाने के बाद उसका माउथ रिंस जरूर कराओ। मैम जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, लोड ज्यादा रहता है, हाँ, पेरेंट्स नींद, कहते हैं नींद सबको प्यारी है, पेरेंट्स आगे सो गए तो बच्चे अगर रो भी नहीं रहा, इवन थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं तो तब भी लगा दिया। तो उस केस में बालों बच्चों को भूख नहीं भी लगी है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बच्चा रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, पेरेंट्स को नहीं है कि मैं उनको लेके घुमाऊं या फिर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, तो उन्होंने बच्चों को क्या करते हैं, पैसिफायर्स दे देते हैं। अब पैसिफायर में हनी लगा देंगे या कुछ भी कि बच्चा चुप हो जाए, हम अपना काम कर सकें। तो वो भी आजकल बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है। तो वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ना करें, क्योंकि उससे बच्चों के दांत काफ़ी अफेक्ट हो रहा है और बचपन में ही बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं उसकी वजह से। जैसे हम देखते हैं कि बचपन में कैविटीज लग जाती है जो कि शायद टीथ पे ना दिखे बट गम्स पर होती है, उसका असर कहीं ना कहीं गम्स पे भी होता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि मिल्क टीथ है, हाँ, टूट जाएंगे। ये बहुत सोच है पेरेंट्स की, हाँ। कि मिल्क टूथ है गिर जाएंगे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो कुछ अवेयर हो रहे हैं, इसलिए मेरे पास क्लिनिक्स पे बच्चों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि मैम ये अभी तो मिल्क टूथ नहीं है, इनके दांतों में अभी से ये प्रॉब्लम की हो रही है। तो इसका मेन रीज़न अभी यही है जो बच्चों में कीड़े लगने का, कि आप जो फीड कराते हो दूध, मदर फीडिंग या जो भी है, आप क्लीन नहीं करा रहे हो, उनके माउथ रिंस नहीं करा रहे हो, तो वो आप स्टार्ट करो, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे ये रेट कम होगा। और आजकल स्केलिंग भी देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा, पहले लोग अवेयर नहीं थे बट अब अवेयर हैं लोग कि स्केलिंग क्या होती है या टूथ क्लीनिंग क्या होती है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, आजकल के क्या यंगस्टर्स अपने लुक को लेके ज़्यादा थोड़े अवेयर हुए उस चीज़ को। तो जो भी आप अगर आते हैं तो उनको थोड़ा भी अपने टूथ पे स्टेन्स दिखते हैं, जैसे स्मोकिंग और कॉफ़ी, ये सब चीज़ें तो आजकल नॉर्मल हो गई हैं। तो इससे जो भी स्टेन्स होते हैं, तो कुछ जो होते हैं 23-25 एज के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं तो उनको बोलते हैं कि मैम ये स्टेन्स है, इसको हटाना है। तो उस चीज़ को लेके आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस आया है और वो क्लीनिंग के लिए थोड़ा सा चीज़ों को बेटर हुआ है इस मामले में, क्लीनिंग के केसेस आते रहते हैं। तो मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह से भी इफेक्ट करता अगर आप बहुत 8-10 कॉफ़ी ले रहे हो दिन भर में, चाय ले रहे हो, तो उसके स्टेन्स भी आते हैं, स्मोकिंग से भी स्टेन्स होते हैं।
अब वो आगे चल के आपको काफ़ी हार्मफुल। अब स्मोकिंग का इफेक्ट तो आपके गम्स पे भी होता है। गम्स जो आपके फ्रेजाइल हो जाते हैं वो गम्स निकलने लगते हैं, तो स्मोकिंग इज़ वेरी बैड फॉर टीथ एंड गम्स। हम जैसे देखा जाता है ना कि कभी कभार ब्रश करते टाइम गम से ब्लीडिंग होती है, तो वो किस रीजन से होती है? वो ब्लीडिंग होना तो एक एडवांस केस हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आप डेंटिस्ट को दिखा लेते हो तो वो ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। आपको पहले रेडनेस होती है, स्वेलिंग आती है, तो इससे इससे बचने के लिए आप हर 6 मंथ पे आप डेंटिस्ट के पास जाइए, क्लीनिंग कराइए। तो इससे क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी ब्लीडिंग की। एडवांस मतलब स्टार्टिंग फेज में ही आपको चेकअप से पता चल जाएगा कि आपके दांतों में पैरिया स्टार्ट होने वाला है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो बड़े हैं एडल्ट हैं उनके कभी कभी ऐसा होता है कि एक दांत मिस हो जाता है या कभी टूट जाता है, किसी वजह से वो निकलवा देते हैं। तो कितनी बार उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दांत है निकल गया, बाकी सारे तो हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत मिसकॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एक दांत निकल जाता है और आप उस दांत को नहीं लगवाते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उस दांत में प्रॉब्लम ये आता है कि जो आपके साइड के टूथ होते हैं, जो साइड के टूथ होते हैं वो झुकने लगते हैं, उनको स्पेस मिलता है तो वो टिल्ट होते हैं, और जो ऊपर के टूथ हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो ये आपको 4-5 ईयर्स के बाद आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि मेरे दांत आपको टिल्ट हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है कि अपने को खाने के तो 3 दांत भगवान ने दिए हैं, एक नहीं है तो 2 से खा लेंगे। तो जब तक खाने का काम चलता है लोग चलाते हैं, उसके बाद जब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो आते हैं डेंटिस्ट के पास कि हमको ये करना है। तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास ऑप्शन कम बचते हैं, हमको ना हम, क्योंकि जब आपके जो स्पेस है, जो आपको टूथ का स्पेस जो बना हुआ था वो अब टिल्ट हो गया अगल बगल के दांत, तो हम उसमें फिर कुछ कर भी नहीं पाते। तो इससे बेटर है कि जब आपको स्टार्टिंग में आप डेंटिस्ट के पास जाइए और वहाँ जो भी ऑप्शन है, मिसिंग टीथ के तो आजकल बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, आप ब्रिज लगवा सकते हो, इम्प्लांट लगवा सकते हो, तो इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। आप जाके आराम से अपने मिसिंग टीथ को रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे हम कितनी बार देखते हैं जो अडल्ट है उनको भी टूथ कैविटी जाती है, लेकिन वो होम ट्रीटमेंट पहले करते हैं, लाइक क्लोव वगैरह लगा देना पेन रिलीफ के लिए। तो कुछ टाइम के लिए पेन उनका खत्म हो जाता है तो उन्हें लगता है कि ठीक है अब सही है, अब डॉक्टर्स के पास क्यों जाना। तो ये सबके साथ होता है, ये सभी लोग करते हैं, बट यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपके दांतों में छोटी सी भी कैविटी दिख रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा भी हुआ है, ये यहाँ से ये जो फेज है आपका, इस फेज में अगर आप देख लेते हो, ये फेज आपको माउथ में दिखेगा कि आपके दांतों में कैविटी है। अगर यहाँ पे आप जाके डेंटिस्ट को दिखा लोगे तो यहाँ पे इसको रिमूव करके फिलअप करा लोगे तो दूध प्रोटेक्ट हो जाएगा टूथ आपका। अगर आगे आप इसको नहीं ठीक कराते हो तो फिर आगे जाके इसमें RCT एंड ऑल दैट आपका खर्चा बढ़ेगा। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो फिलिंग कराते हैं या कैप वगैरह लगाते हैं, तो उन्हें एक में वो रहता है कि नहीं हमें डिसऑर्डर, डिसकलर्ड हो जाएगा या अजीब सा लगेगा या उनको सेंसेशन होगी इन चीज़ों से। तो ये भी मैम ये सारी सबकी गलतफहमी है, ऐसे तो कुछ नहीं। अगर आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाओगे, क्वालिटी वाली आप फीलिंग कराओगे तो वो डिस्कलरेशन नहीं होगा। एक लेजर फीलिंग होती है जो फ्रंट टूथ में कराते हैं, तो वो आप जो फ्रंट टूथ के लिए होती है उसके लिए कैप या विनियरिंग होता है। अगर आप कराना चाह रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप खाना खाते हो तो उसमें किसी किसी के दांतों में ऐसा हो जाता है, नहीं तो डिस्कलरेशन वाली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फीलिंग में। फीलिंग के बाद ये जरूर प्रिकॉशन लेना होता है कि आपको स्टिकी चीज़ खाने के लिए अवॉइड करते हैं, हार्ड चीज़ खाने के लिए अवॉइड करते हैं, उससे फीलिंग निकलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल टूथपेस्ट का, टूथब्रश का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। टूथब्रश पहले के टाइम में हम देखते थे जो गांव के एरियाज में बेसिकली वो जो नीम के दातुन वगैरह यूज करते थे, तो उनके साइड इफेक्ट आज के टाइम पे कहीं ना कहीं दिखते हैं, है ना? तो ये रियलिटी है क्या मिथ है? नहीं, पहले देखो, पहले इस टाइप के टूथब्रश भी नहीं आए थे। आजकल के टूथब्रश भी बहुत टाइप के आ गए हैं, सॉफ्ट आ गए हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट आ गए हैं। तो पहले क्या था, टूथब्रश था ही नहीं। पहले लोग आपको नीम का दातुन या फिर अमरूद का दातुन ये इसी को टूथपेस्ट की तरह यूज करते थे। तो उससे क्या था कि रेसेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। जैसे मसूड़, रेसेशन मीन्स कि मसूड़े नीचे चले जाते हैं, नीचे के मसूड़े नीचे के साइड, ऊपर के मसूड़े ऊपर के साइड, तो वो रेसेशन हो जाता है उसमें। तो पहले लोगों को ये चीज़ें पता नहीं चलती थी, ठंडा गर्म भी लगता था तो लोगों को इतनी समझ में नहीं आती थी। बट अब इन चीज़ों के लिए लोग थोड़े अवेयर हो गए, तो अब ब्रश लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ब्रश का ये बेनिफिट है कि आपका जहाँ स्पेस पीछे नहीं है, ब्रश वहाँ भी जा सकता है, बट वो दातुन से आपका वो पीछे की जगह क्लीन नहीं हो पाती है। तो ब्रश आजकल अच्छा है, ब्रश करना चाहिए, बट आपको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए जो कि पीछे के दांत को भी क्लीन कर सके। अब ब्रश यूज़ करने का तरीका भी है, ब्रश आपको बहुत रगड़ के नहीं करना है,
जो ऐसे ब्रश आपको सर्कुलर मोशन में करना है, ठीक है। ब्रश करने का एक तरीका होता है, उससे क्या होता है कि रेसिशन नहीं होता है, दांत आपके जैसे हम लंबे देखते टाइम हैं ना, तक हमारी जो चलते हैं। इंडियन फैमिलीज है, मिरर के हाँ। आगे खड़े हो गए, घिसते रहे घिसते घिसते रहे, रहेंगे, वो चीज 5 नहीं मिनट करना है है। 10 मिनट तक खड़े हैं। ब्रश करने के लिए आपको 1 to 2 मिनट्स बहुत 1 मिनट आप ब्रश कीजिए, उससे ज्यादा ब्रश करने की जरूरत नहीं है। और टूथपेस्ट का भी कहीं ना कहीं बहुत रोल है इसमें, जैसे आजकल हर्बल टूथपेस्ट आ गए हैं। हाँ, और टूथपेस्ट का तो मैं ये बताऊंगी कि टूथपेस्ट आपको एक टूथपेस्ट पे नहीं रहना है, आप टूथपेस्ट चेंज करके यूज करो। कभी आप कोलगेट कर लो, कभी आप दंत कांति कर लो, मेनली आप हर्बल पे आ जाओगे तो बेटर है। तो एक टूथपेस्ट ना यूज करके सारे टूथपेस्ट आपको अपने उसमें रखने हैं घर में और उसको करना है। जैसे ऐसा भी देखा जाता है ना कि लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों को ये कहना है कि हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो हमारे दांत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दांत बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये एक मिथ है। ऐसे बहुत से पेशेंट मेरे पास भी आते हैं कि मैम हमने तो 2 टाइम क्लीनिंग करती है फिर भी हमारे दांत ऐसे क्यों। तो मेन है कि आप क्लीनिंग किस टाइम पे स्टार्ट किए, ऑलरेडी आपके दांत में गंदा बैठ चुका है, उसके बाद आप ब्रश स्टार्ट किया तो वो ब्रश से वो गंदगी नहीं हटेगी, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। और डेंटिस्ट से क्लीनिंग कराने के बाद फिर आपको 2 टाइम्स ब्रशिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वो मेंटेन रहेगा। लेकिन एक बार जो आपके दांतों पर थिन लेयर आ चुकी है ब्लैक की, वो नहीं ब्रश से जाएगी। तो इसलिए पहले आप डेंटिस्ट को चेकअप कराओ, हर 6 मंथ पे आप डेंटिस्ट के पास जाओ। और कोई भी आपको अगर स्टार्टिंग है तो डेंटिस्ट वहीं पे आपको बता देगा, उसके लिए आपको सजेशन देगा कोई आपको क्या रेगुलर करना चेकअप है। भी रहता है? 6 मंथ्स पे आपको रेगुलर चेकअप कराना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, किड्स के लिए भी एंड एडल्ट के लिए भी 6 मंथ रेगुलर चेकअप वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसे आजकल माउथ वॉश भी आ गए और फ्लॉसिंग वगैरह भी, वाटर फ्लॉसिंग वगैरह भी लोग यूज कर रहे हैं। तो लोग आजकल ब्रश को भी साइड करके माउथ वॉश कर लिया तो हमारे दांत साफ है। कितनी बार तो हम देखते हैं कि लोग अपने डेली रूटीन में माउथ वॉश को ऐड कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो माउथ वॉश तो हार्मफुल है। आप अगर किसी कोई ट्रीटमेंट लेने जाते हैं डेंटिस्ट के पास, जैसे आप क्लीनिंग कराए या स्केलिंग कराए, तो डेंटिस्ट आपको प्रीफर करते हैं माउथ वॉश। तो जब तक डेंटिस्ट माउथ वॉश आपको प्रीफर किया 1 वीक का, वो कीजिए, उसके बाद उसको स्टॉप करके कुछ टाइम बाद आपको फिर स्टार्ट करना आप कर दो, लेकिन रेगुलर माउथ वॉश नहीं करना है, क्योंकि माउथ में आपके बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, और माउथ वॉश क्या होता है सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इसलिए उनको माउथ वॉश को नहीं पता है कि कौन सा क्या है, तो इसलिए आप माउथ वॉश यूज करो, लेकिन लिमिटेड में, जितना डॉक्टर ने सजेस्ट किया उतना ही यूज करना है। इट्स गुड। आजकल तो एक चीज और बहुत ज्यादा जिसके एडवर्टाइजमेंट हम डेली कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, अलाइनर्स बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं। लोग ब्रेसेस को हटा के अलाइनर्स यूज कर रहे हैं, तो वो कितना हमारे दांतों के लिए सही है? वो अलाइनर्स यूज तो कर रहे हैं, बट अलाइनर्स का कॉस्ट बहुत है। कॉस्ट है, लेकिन ये है कि अगर आप गुड लुक जा रहे हो तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपने अलाइनर्स में ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए उस पर अलाइनर्स आपका अच्छा है, आपको उसमें जाना चाहिए। अगर आपके पास मनी है तो आप जाओ, नहीं तो अगर आप, कितने लोग क्या होता है ये ट्रीटमेंट मनी प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं करा पाते। लेकिन अगर आपके टूथ आपके आड़े तिरछे या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है तो ऑर्थो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो कंपलसरी है, क्योंकि अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट आप नहीं लोगे तो उससे और भी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप अलाइनर्स में नहीं जा पा रहे हो तो आप मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस भी ले सकते हो, उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ब्रेसेस करने से अच्छा है, आपका जो ब्रेसेस का चार्जेस है वो 30 to 35,000 मेटल एंड 60 to 40,000 में आपका सिरामिक ब्रेसेस हो जाता है। डिपेंड ऑन क्लिनिक कि आप किस एरिया में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो आप जैसे किसी ने ब्रेसेस यूज करे या लाइनर यूज करे तो उस टाइम भी तो उन्हें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा। मेन चीज़ होती है ओरल हाइजीन मेंटेन करना होता है। जब भी आप ब्रशेस लगवा रहे हो तो उसमें ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारा ट्रीटमेंट आपका ओरल हाइजीन पे ही मेंटेन है। अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन है तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट 6 महीने के लिए, तो 4 महीने 5 महीने में हो जाए, बट आप ओरल हाइजीन उसमें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि जिससे आजकल हम देखते हैं, बहुत सुनने में भी आता है कि लोग इम्प्लांट करा देते हैं। तो बेसिकली इम्प्लांट है क्या? इम्प्लांट एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है टूथ रिप्लेसमेंट, मिसिंग टूथ रिप्लेसमेंट की। ये इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट है जो कि टिटेनियम धातु से बना होता है। इसको हम एक सर्जरी के थ्रू बोन में प्लेस करते हैं। आफ्टर सर्जरी 3 to 4 मंथ के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि अच्छे टूथ के साथ, बोन के साथ फ्यूज़ हो जाए। और बोन में अच्छे से सेट हो जाने के बाद इम्प्लांट जब अच्छे से सेट हो जाता है बोन में, तो उस पर हम एक अब्यूटमेंट देते हैं जो कि कनेक्टर का काम करता है। उस पर अब्यूटमेंट के ऊपर फिर हम एक क्राउन लगाते हैं जो कि नेचुरल लुक देता है। और फिर आफ्टर इम्प्लांट आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये आपका नेचुरल टूथ है कि आर्टिफिशियल टूथ है। तो इम्प्लांट एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है आपको मिसिंग टूथ का
सो मैम इसी के साथ जो हमारी लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि जो आज की जनरेशन है आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो अपनी ओरल हेल्थ को किस तरीके से हेल्थी रख सकते हैं? देखो, एक डेंटिस्ट के होने के नाते मेरा तो सबसे को यही एडवाइस है कि आप हर 6 मंथ पे रूटीन डेंटल चेकअप कराओ और 2 टाइम्स ब्रशिंग करो, और जो भी आप कुछ भी दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हो उसके बाद माउथ रिंस करो, ताकि आप अपने दांतों को हेल्दी और स्वस्थ रख सको। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।